हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय बायोलॉजी विद आर के मिश्रा। तो बेटा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट का पूरा कंसेप्ट दिया है। लेकिन मैंने बताया था कि पूरा कंसेप्ट देने के बाद मैं एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट, एक कंप्लीट लिपिड, एक कंप्लीट प्रोटीन, इस तरह से वीडियो लेक्चर डालूंगा। तो ये कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के ऊपर लेक्चर है, लेकिन केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का जो कंसेप्ट प्लांट किंगडम में, कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट फोटोसिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट रिप्रोडक्शन में, कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट बायोटेक्नोलॉजी में, कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट एनिमल टिश्यूज में, कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट जितने भी चैप्टर में है, सारे चैप्टर के कंसेप्ट को जो थोड़ा थोड़ा सा बटा हुआ है उसको हम एक जगह लाए हैं आपके लिए। क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट का रिवीजन करें तो कम से कम आपको लगे कि हाँ, कम से कम 5-7 नीट के क्वेश्चंस तो हमको बनेंगे ही इससे। समझ गए क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम देते हो तो सिर्फ हुआ फूहा फूहा फीहा नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। मैं बहुत भगा दूं, कह दूं हो जाएगा, बाद में अगर आपका नहीं होगा तो आपके मन में एक ग्लानि होगी। मैं ये नहीं चाहता और ना मैं ऐसा करूंगा। मैं मेहनत करते रहूंगा, आप भी मेहनत करते रहिए। अगर मेहनत करेंगे तो सफलता की कहानी तो आप जरूर लिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाए एक साथ पूरी कार्बोहाइड्रेट पढ़ने के लिए, साथ में वो सारे कंसेप्ट जो अलग अलग चैप्टर में बिखरे हुए हैं, यानी कि बिखरे हुए कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे मोती से माला बनाते हैं और पूरी कार्बोहाइड्रेट समाप्त करते हैं। तो देखिए बेटा, अब बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के हर कंसेप्ट को सीखने के बाद हमने एक भी कंसेप्ट को छोड़ा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के ये चैप्टर कमजोर होते हैं। तो इसीलिए पहले मैंने सारे कंसेप्ट को बता दिया है। सारे कंसेप्ट को बताने के बाद अब एक ही वीडियो में पूरा कार्बोहाइड्रेट समाप्त कर दूंगा। मैंने पहले ही बताया था कि आपको कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा और वो चैप्टर को उठाऊंगा जो कि डिफिकल्ट है। तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? याद रखिएगा, दूसरा बेटा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है, वही रेशियो अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे C6H12O6 2:1 का रेशियो होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, जैसा कि हमने बताया है। याद कीजिए एक्सेप्शन में क्या क्या आ जाता है? डीऑक्सीराइबोस, रेमनोज, लैक्टिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ये सारे एक्सेप्शन हो जाते हैं। सैकेराइड्स, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम क्या है? सैकेरॉन। अब ये सैकेराइड अगर बात करते हैं तो आपको भी पता है सैकेराइड का मतलब यहां पर हम बताए थे, ये सैकरोन का मतलब शुगर होता है जो स्वीट होता है, लेकिन पॉलीसैकेराइड वगैरह स्वीट नहीं होते हैं। क्लियर? अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट को अगर हम डिफाइन करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ ईदर एल्डिहाइड और कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये डेफिनेशन है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब यहां पर OH ग्रुप 3 से ज्यादा रहेगा, हमेशा दिमाग में 3 या 3 से ज्यादा रहेगा OH ग्रुप। एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या उसके डेरिवेटिव्स रहेंगे। ये सब हमने आपको कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट में सब बताया है अच्छे से। अब यहां देखिए इसका जनरल फॉर्मूला CxH2OYX, और वेयर X इक्वल टू Y किसके लिए? मोनोसैकेराइड्स के लिए, और X नॉट इक्वल टू Y किसके लिए? अदर देन मोनोसैकेराइड्स, फॉर अदर। अब यहां देखिए ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कहां कहां पाया जाता है? प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल टिश्यूज में भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि प्लांट में ये ज्यादा पाया जाएगा। क्यों प्लांट में ज्यादा पाया जाएगा? क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्योंकि प्लांट जो है वो फोटो ऑटोट्रॉप्स है और हम लोग प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि हम लोग हेट्रोट्रॉप्स है और प्लांट ऑटोट्रॉप्स है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो है
प्लांट में ज्यादा पाया जाएगा, तो इसलिए प्लांट्स आर कंसिडरेबली रिचर इन कार्बोहाइड्रेट इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। एनिमल के तुलना में कार्बोहाइड्रेट प्लांट में ज्यादा पाया जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक मेजर सोर्स है एनर्जी का, और डाइट में सबसे ज्यादा हम लोग यही यूज लेते हैं। डाइट में कार्बोहाइड्रेट रहना जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद फैट, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, है ना। कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद फैट, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। आपने बचपन में पढ़ा होगा। फूड के वेरियस टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन आवर बॉडी, एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन एंड विटामिन्स। फिर इसके बाद आ जाता है क्लियर, जिसको हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। फिर आता है जेनेटिक फूड, न्यूक्लिक एसिड, रफेज, सेलुलोज। ये सारे टाइप्स है जो आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब आइए, इसीलिए कह रहा है कि, है ना, डाइटरी एनर्जी सोर्स बिसाइड्स के अतिरिक्त देयर इन्वॉल्वमेंट इन सेल स्ट्रक्चर एंड वेरियस फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर और वेरियस फंक्शन में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये मेजर पार्ट ऑफ मतलब फूड में इसीलिए पाया जाता है क्योंकि ये एनर्जी देता है। इसीलिए हमने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद फैट्स नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। अब देखिए दूसरी बात है कि अभी हम पढ़े हैं कि सेल स्ट्रक्चर तो सेल वॉल में पाया जाता है, और जनरली प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोसिक सेल वॉल होता है। सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोसिक सेल वॉल होता है। कहां पर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। फंगस में काइटिन रहता है। काइटिन जो क्या कंटेन करता है बेटा, काइटिन कंटेनिंग सेल वॉल, है ना। फंगस में काइटिन कंटेनिंग सेल वॉल, और काइटिन का दूसरा नाम फंगस सेलुलोज भी है। फंगस सेलुलोज भी है, याद रखिएगा। फिर आता है फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड यानी कि आर्थ्रोपोड आ गया, इंसेक्ट्स आ गया, है ना, और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन यानी कि उसके ऊपर जो कॉकरोच वगैरह के जो ऊपर देखते हो आप, वो क्या है, काइटिन है। यानी कि आप ये कार्बोहाइड्रेट की ये सारे के सारे क्या देख रहे हैं बेटा, फंक्शंस देख रहे हैं, मेजर फंक्शंस देख रहे हैं। अब आता है कि ये स्टोर्ड फूड के रूप में भी पाया जाता है। स्टार्च कहां पर, प्लांट में, और ग्लाइकोजन कहां बेटा, एनिमल में। याद रखिए, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड्स है, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, यानी कि डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह प्लांट भेजता है फूड को, और स्टोर होता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, लेकिन वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, मोनोसैकेराइड्स बन रहा है। ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, डाइसैकेराइड में, सुक्रोज में, ठीक है। और स्टोर जो हो रहा है वो स्टार्च में हो रहा है। स्टार्च मतलब होमोपॉलीसैकेराइड्स, है ना। यानी प्लांट एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशंस की कहानी कहता है, उसके स्टोरेज की कहानी कहता है। क्लियर। अब आता है ग्लाइकोजेन, जिसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, है ना। ये स्टोर होता है कहां, लीवर में, याद रखिए। अब आता है सर्व्स टू लुब्रिकेट स्केलेटल जॉइंट्स। दो बोन के बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर एक फ्लूइड रहता है, उसको कौन सा बोलते हैं, साइनेवियल फ्लूइड, और वो कंटेन करता है बेटा हाइलुरोनिक एसिड। याद रखिएगा, क्या, हाइलुरोनिक एसिड कंटेन करता है। दो बोन के बीच में ये पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये लुब्रिकेशंस का
मतलब लुब्रिकेशंस में मदद करता है। दो बोन के बीच में फ्रिक्शंस ना हो, इसके लिए लुब्रिकेट करके रखता है। अब आता है सम ओलिगोसैकेराइड्स। हम बताए थे कि ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो मतलब होता है फ्यू, 2 से 10 यूनिट कंटेन करते हैं। बेटा ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है ओलिगोसैकेराइड्स के रूप में। प्रोटीन में लिपिड, प्रोटीन और लिपिड जो मेम्ब्रेन में रहते हैं उसके साथ अटैच रहता है। ओलिगोसैकेराइड 2 to 10 यूनिट। अब यहां देखो तो ये मेम्ब्रेन के साथ, और मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन रहेगा, लिपिड रहेगा, टू फॉर्म ग्लाइकोकैलिक्स, याद रखिए। फिर ये एंटीजेन, आपने पढ़ा होगा एंटीजेन एंटीबॉडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है। तो एंटीजेन एंटीबॉडी और ये आरबीसी के ऊपर, उसके सरफेस पर एंटीजेन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, तभी ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो वहां पर आप भी दिमाग में रखना है कि एंटीजेन स्पेसिफिक रहता है ओलिगोसैकेराइड वहां पे, यानी कि एंटीजेन को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। तो इसीलिए दे फंक्शन इन रिकॉग्निशन एंटीजेन स्पेसिफिसिटी एंड अटैचमेंट। क्लियर। फिर एडहेशन में मदद करता है, चिपकने में मदद करता है, ज्वाइन करवाता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट के बेसिक और मेजर फंक्शन है। याद रखिए बेटा, ये जितनी भी लाइन हैं ये अपने आप में नीट का क्वेश्चन है, समझ गए। तो इसीलिए आप इसको एकदम अच्छे ढंग से या तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट निकालिए, समझ गए। यानी कि कंप्लीट चैप्टर का आपको एक तरह का कंसेप्ट मिलेगा, साथ ही साथ इसका जो एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर में है वो भी हम एक ही साथ, कार्बोहाइड्रेट मतलब पूरा कार्बोहाइड्रेट जहां भी बायोलॉजी में हो, एक ही जगह हम ला दिए हैं। क्लियर। क्यों? क्योंकि आप रिपीटर के बच्चे हो और आपको नीट एग्जाम देना है, एक साथ सिर्फ बायोलॉजी नहीं सोचना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी सोचना है ना। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट से काम नहीं चलेगा। चलिए देखो बेटा, अब क्या है कि इसका टाइप्स जो है वो 3 टाइप्स में बटा हुआ है। मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, यानी कि जिसमें 1 यूनिट शुगर रहे तो वो मोनोसैकेराइड हो गया। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, जिसमें कितना होता है 2 to 10 यूनिट्स होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब क्या मोर देन 10 यूनिट रहेगा। 3 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसका एग्जाम्पल और इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मोनोसैकेराइड्स, सबसे पहले आप दिमाग में रखिए कि ये CnH2ON, ये जो फॉर्मूला जितना भी आप पढ़ते हैं ये केवल मोनोसैकेराइड के लिए वैलिड है। CXH2OY वेयर X इक्वल टू Y, ये भी फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। ये मोनोसैकेराइड के लिए X इक्वल टू Y है, लेकिन अदर देन मोनोसैकेराइड X नॉट इक्वल टू Y। क्लियर। अब यहां पर नंबर ऑफ कार्बन जो होगा वो 3 to 7 होगा, यूजुअली 3 से 7 तक रहता है। क्लियर। अब इसका मोनो ही हो गया तो यानी कि इसको एकदम सिंपलेस्ट शुगर है ये फर्दर डाइजेस्ट नहीं किया जाता है या फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है। हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बनता है और वही ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो के सेल में पहुंचता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी मिलता है। समझ गए। तो यानी देखिए कि ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट। टेस्ट में स्वीट होगा, सोलेबल इन वाटर होगा और क्रिस्टेलाइन होता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बताए थे ये सारा का सारा। देखो अभी जो भी है कंसेप्ट को हम एकदम इन ब्रीफ बता रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, क्यों? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो और लीबो रोटेशन शो करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या है बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
राइट हैंड रोटेट करता है। और मोस्ट ऑफ द शुगर कैसा शुगर है बेटा? डी शुगर है ना। बताए थे ये डेक्स्ट्रो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम लोग स्मॉल डी या प्लस साइन यूज करते हैं। क्लियर, ये भी दिमाग में आप रखिए, समझिए। और कैपिटल डी का मतलब क्या होता है वो भी आपको हम बताए हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द शुगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और डी फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है बेटा? डी फॉर्म, याद रखिएगा। ये सब हम बताए हुए हैं आपको। अगर कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पीछे के वीडियो देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल में। ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि ग्लिसरोज, ये एल्डोट्रायोज है, एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आपने कहां पढ़ा है? आपने दो जगह पढ़ा है। एक क्योंकि ये कीटोट्रायोज है और दूसरा ये एल्डोट्रायोज है। और आपने कहां पढ़ा है? ग्लाइकोलाइसिस। और कहां पढ़ा है? C3 साइकिल, फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन। तो वही है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी में कहां? ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर। दूसरा फोटोसिंथेटिक में कहां? डार्क रिएक्शन में कहां? C3 साइकिल पाथवे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इर्थ्रोज कैसा है? एल्डोटेट्रोज है और ये रॉ मटेरियल होता है सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन, याद रखिए। क्लियर, एंथोसाइनिन ये कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, पेटल्स ऑफ फ्लावर में पाया जाता है। क्लियर। फिर लिग्निन, याद रखिए, लिग्निफाइड है ना, सेल वॉल, जाइलम वेसल्स में आप देखते हैं, हार्टवुड में देखते हैं, ठीक है। फिर कहता है सम अमाइनो एसिड, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और इर्थ्रोज 4-फॉस्फेट। क्या बेटा? इर्थ्रोज 4-फॉस्फेट, ये इंटरमीडिएट्स ऑफ C3 साइकिल। यानी कि इर्थ्रोज कहां कहां पाया जाता है? इर्थ्रोज के ऊपर से ये सारे क्वेश्चंस है, ये जितने भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन ही समझिए आप, जो वेरियस एग्जाम में आए हैं। अब आपको कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब आता है नोट, लिग्निन। अब लिग्निन जो है वो जाइलम वेसल्स में पाया जाता है, ये आपको एनाटॉमी में मिलेगा, हार्टवुड में पाया जाता है, ठीक है। हालांकि अभी नए एनसीईआरटी में ये हार्टवुड, सैपवुड सब हटाया हुआ है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स है तो लिग्निन है, जाइलम वेसल्स, ये तो एनाटॉमी में है, ये पूछ देगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मैंने लिख दिया है सब कि लिग्निन जो है वो जाइलम वेसल्स और हार्टवुड में पाया जाता है। लिग्निफाइड वो स्टिफ बनाता है, स्ट्रक्चर को कड़ा बनाता है बेटा। फिर आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब C5H10O5। पेंटोज में देखिए आर्बिनोज और जाइलोज। ये आर्बिनोज और जाइलोज जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसके? हेमीसेलुलोज के। किसके बेटा? हेमीसेलुलोज के, याद रखिएगा। हेमीसेलुलोज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और हेमीसेलुलोज वगैरह कहां पर? सेल वॉल में पाए जाते हैं। दूसरा कि जाइलेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि प्लांट के जो सेल वॉल बनते हैं तो प्राइमरी सेल वॉल पहले बनते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो प्राइमरी के बाद क्या बनते हैं? सेकेंडरी। समझ गए? तो प्राइमरी के बाद दो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में जो रहता है वो मिडल लेमेला रहता है, कैल्शियम पैक्टेट। तो मिडल लेमेला के ठीक बगल में प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के ठीक बगल में सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल में जाइलेन, या देखिए जाइलेन मतलब क्या? पॉलीमर ऑफ जाइलोज, सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाता है। फिर एक आता है जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। जाइलुलोज 5-फॉस्फेट, जाइलुलोज ये क्या है बेटा? कीटोपेंटोज है और ये भी इंटरमीडिएट्स है C3 साइकिल में। क्लियर। अब आता है राइबोज, है ना, ये राइबोज भी एल्डोपेंटोज है, यानी कि सब के सब पेंटोज के एग्जाम्पल लिए हैं और कहां कहां फंक्शन है, ये कहां कहां पाया जाता है? कोएंजाइम A। क्लियर। दूसरा कहां? FAD, FAD का फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड।
NAD का फुल फॉर्म निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ATP और RNA। क्लियर। फिर आता है डीऑक्सीराइबोज, और ये डीऑक्सीराइबोज कहां पाया जाता है बेटा? फाउंड इन DNA। क्लियर। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, और आपको एग्जाम देना है, आप रिपीटर के स्टूडेंट हो, आप 12th पास कर चुके हो, तो ये सारे कंसेप्ट को हम एक ही जगह बता दिए हैं कि आपको कहीं भी इधर उधर देखना ना पड़े। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हम देते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो कोई दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए, इसको अच्छे ढंग से आप या तो लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। देखो बेटा, हम जो जो आपको बता रहे हैं ट्रायोज के बारे में, टेट्रोज के बारे में, पेंटोज के बारे में, उसका फंक्शन कहाँ यूज होता है, अब आपका दिमाग का परत खुल रहा होगा कि किस तरह से फिजियोलॉजी में, स्पेशली प्लांट फिजियोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इसका यूज है। जब हम एक वीडियो लेक्चर में किसी कंसेप्ट को बताते हैं तो हर कंसेप्ट को बता देना चाहिए। रिपीटर के बच्चों के लिए ये तो एकदम रामबाण है, लक्ष्य भेद बाण है। क्यों? क्योंकि इसी से आपको सफलता मिलने में 100% सहयोग होगा। क्लियर। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे ढंग से कलरफुल में लिख रहे हैं और एक एक कंसेप्ट को छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं आया वन शॉट विषय संपला, ऐसा कुछ नहीं। एक एक कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं और कहां कहां ये भी बता दे रहे हैं। तो इसीलिए जो बच्चे का पहले से अगर ये चैप्टर कमजोर है तो वो बहुत सारे वीडियो इस पे डाले हैं कार्बोहाइड्रेट पे, वो देखिए। जिनका लगता है नहीं मेरा ठीक है तो कंप्लीट वीडियो वाला, ठीक है, जो हम दे रहे हैं वीडियो कि कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट वन शॉट में, तो वो देखिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर। अब आइए हेक्सोज। जैसे ही हेक्सोज की हम बात करते हैं तो ये जनरली क्या होता है बेटा? व्हाइट क्रिस्टेलाइन होता है। क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टेलाइन। ये क्या होता है बेटा? स्वीट होता है। ठीक है। और कॉमन एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, इसको हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम में, ठीक है, बहुत सारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वहां पर डायरेक्ट ग्लैक्टोज का यूज होता है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं वहां ग्लैक्टोज का यूज होता है, इसलिए हम ब्रेन शुगर कहते हैं उसको। फिर आता है, अब जो कॉमन है तो ये आपको याद रखना है, सबका हम आपको बार बार ट्रिक दिए हैं। कोई भी हेयर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के लिए याद रखिए 212, 112, 211, 12। ठीक है, याद रखना है। वो आपको लिखने नहीं आता है तो वीडियो को देखिए, पिछले वाले वीडियो को, आपको दिमाग में आ जाएगा। अब आता है ग्लूकोज, जिसको हम ग्रेप शुगर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक पाया जाता है पके हुए अंगूर में। फिर डेक्सट्रोज, क्यों? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है बेटा? राइट साइड बेंड करता है। ब्लड शुगर, हम बताए हैं ना बेटा कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद जब डाइजेस्ट होता है तो ब्लड में जो मिलता है हमें कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो ग्लूकोज ही है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल शुगर। क्यों इसको फिजियोलॉजिकल शुगर कहते हैं? क्योंकि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती है, जो फिजियोलॉजी होती है हमारे शरीर के अंदर, जो ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, मतलब ग्लूकोज का, आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज का जिसमें ऑक्सीजन की जरूरी नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। फिर पायरुवेट का फर्मेंटेशन होता है लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वहां भी ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट से क्या बनता है बेटा? एसिटल कोएंजाइम। फिर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। फिर क्या होता है? ETS। समझ गए? तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एरोबिक में अलग होता है, एनारोबिक में अलग होता है। यानी कि एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लूकोज जो है वो सेंट्रल, मतलब पाथ देता है हर तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। समझ में आया? इसीलिए ग्लूकोज का
जो योगदान है हमारी फिजियोलॉजी में वो बहुत अधिक है, इसलिए इसको हम मेजर मेटाबॉलिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब आइए, कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। हालांकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हो सकते हैं बेटा वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, फैट भी हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में कौन है? ग्लूकोज है। क्लियर? अब आता है ये अकर्स फ्रीली, याद रखिएगा, अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, जैसे पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, लैमिनेरिन हुआ। याद रखिए ये सब आपको प्लांट किंगडम में मिलेगा। लैमिनेरिन, फियोफाइसी, फ्लोरिडियन स्टार्च, रेड अलगी, रोडोफाइसी, समझ गए? वहां पर ये क्या है? स्टोर फूड है। अब आते हैं कैलोस। कैलोस लेयर कहां मिलेगा बेटा? ये आपको मिलेगा पोलन ग्रेन्स आपस में जो जुड़े रहते हैं वहां पर कैलोस लेयर रहता है, वहां पर है ना। पोलन प्लग वो क्या होता है? कैलोस लेयर वहां पाया जाता है। अब आता है 3 टर्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब ग्लूकोज का नए सिरे से फॉर्मेशन होना। तो यानी कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। याद रखिएगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या है? अमाइनो एसिड्स है, और क्या है? ग्लिसरॉल है। क्लियर? फिर आता है ग्लाइकोजेनेसिस। देखो, ग्लाइकोजेन क्या है बेटा? हम लोगों के लीवर में स्टोर होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन फ्रॉम ग्लूकोज। अभी हम पढ़े हैं कि ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं, यानी कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को जब हम ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे ही तो कन्वर्ट नहीं होता है, उसके लिए हार्मोन्स लगते हैं, और उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। ठीक है? और ये जो है कि ग्लूकोज का सिंथेसिस जो होता है उसमें भी हार्मोन्स लगता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? ग्लूकागॉन। क्लियर? याद रखिए, तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन, और ये कहां? लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजेन। फिर आता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज। क्लियर? अब अभी हम कह रहे हैं 3 प्रोसेस हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज। ठीक है? यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ये तीनों कंडीशन पर निर्भर करता है, तीनों प्रोसेस पर निर्भर करता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। हालांकि नॉर्मल ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में वो क्या है? 4.5 से 5.5 मिलीमोल पर लीटर। ये याद रखिएगा, ये एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्लियर? अब ये जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, देखिए यहां पर भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और यहां पर भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, यहां भी और यहां भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ेगा ब्लड में नॉर्मल से तो उसको क्या कहेंगे? हाइपर मतलब ज्यादा ग्लाइसेमिया। उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपर ग्लाइसेमिया। तो क्वेश्चन पूछता है हाइपर ग्लाइसेमिया कॉज्ड बाय व्हिच फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज? तो आप क्या लिखेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो बोथ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करता है। लेकिन इसमें भी हार्मोन्स है, और ये हार्मोन्स हेपेटोसाइट
यानी कि लीवर सेल पर एक्ट करते हैं। और उस हार्मोन्स का नाम क्या है? ग्लूकागॉन। ठीक है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि प्रोटीन के बने हुए हार्मोन्स है, और ये सिक्रीटेड जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा पेनक्रियाज, बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्रियाज के अल्फा सेल से, कहां? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये जो है, ये क्या बेटा? इंडोक्राइन है, इंडोक्राइन पार्ट है किसका? पेनक्रियाज का। क्लियर? ये अल्फा सेल से सिक्रीट होता है ना, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोन्स बोलते हैं। अब आता है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, सॉरी ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन। तो पेप्टाइड हार्मोन्स, कौन सा? इंसुलिन। याद रखिएगा, इसमें कितने पेप्टाइड हार्मोन्स है, यानी कि पेप्टाइड हार्मोन्स मतलब इसमें कितने अमाइनो एसिड है? 51 अमाइनो एसिड्स। तो 51 अमाइनो एसिड के बने रहते हैं, और ये ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल ये जो बढ़ाया है, उस लेवल को कम करता है। यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, तो सेल को क्या करता है बेटा? सेल के जो मेम्ब्रेन है उसमें एक GLUT4 कैरियर प्रोटीन रहता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन क्या करता है? जल्दी जल्दी ग्लूकोज को सेल के अंदर लाता है। किसके कारण? इंसुलिन के कारण। तो ब्लड में पहले से जो ग्लूकोज है, अगर सेल लेना स्टार्ट किया तो ग्लूकोज कम होगा, इसीलिए इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करता है। ग्लाइको है ना, ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिया, इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया। क्लियर? तो यहां देखिए, ये सिक्रीटेड कहां से? बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है, दो हार्मोन यहां सिक्रीट कर रहा है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन। अल्फा सेल क्या कॉज करेगा? तो सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? ग्लूकागॉन। वो क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज बनाएगा। और दूसरा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेन को तोड़ेगा, हेपेटिक सेल पर एक्ट होगा, हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन करेगा, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाएगा। इंसुलिन भी हार्मोन्स है जो बीटा सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, इसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये क्या करता है कि जो सेल है, सेल में अपटेक ऑफ ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, जिससे ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो इसके कारण बढ़ गया है ग्लूकागॉन के कारण, उसको वापस सेल में भेजने का काम करता है। यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और नॉर्मल लेवल लाने में मदद करता है। 4.5 to 5.5 मिली मोल पर लीटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्लियर? अब यानी कि कहने का मतलब कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज के नॉर्मल वैल्यू के रेगुलेशन के लिए जरूरी है। इसीलिए अगर बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज बन रहा है तो एक बीमारी होती है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन, बहुत दिन तक अगर ग्लूकोज का लेवल आपके शरीर में बहुत ज्यादा है तो उस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। और उस कंडीशन में हम लोग क्या इंटेक करते हैं? इंसुलिन इंटेक करते हैं। आजकल ये कॉमन बीमारी है डायबिटीज मेलिटस, लगभग सबको हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस का कंडीशंस बहुत है, फिजिकल एक्सरसाइज होता नहीं है, इसीलिए ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। खाने पीने में तो कैलोरी का हम लोग ध्यान रखते ही नहीं है, कुछ भी खाते हैं तो कहाँ जाएगा? बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो डायबिटीज़ होना तो स्वाभाविक है। क्लियर? तो इसीलिए स्वस्थ रहिए, तभी प्रसन्न रहिएगा, और खाने पीने पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब आता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होता है? लो एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी से। ठीक है,
तो बहुत सारा वाटर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाता है। अब ये देखिए एक ग्लूकोज का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपको कहां मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा इंडोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियाज पढ़िएगा तो ये मिलेगा, और इससे बार बार क्वेश्चंस आता है। तो इसीलिए ना बायोमोलिक्यूल्स इज द बाप ऑफ ऑल चैप्टर। चलिए इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिए। हम बोर्ड पे एक एक चीज अच्छे ढंग से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाए कि भैया ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद हमारा क्वेश्चन तो नहीं छूटने वाला है। और अगर एक वीडियो लेक्चर कार्बोहाइड्रेट का ये कंप्लीट देखे तो बहुत सारे चैप्टर तो ऐसे ही हमारे सॉल्व हो गए। समझ में आया ना? मेहनत करेगा इंडिया तभी पढ़ेगा इंडिया, और मेहनत से जी चुराएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब देखो बेटा, ग्लूकोज जिस तरह से इंपॉर्टेंट है उसी तरह से फ्रक्टोज भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि फ्रक्टोज मतलब फ्रूट शुगर, जितने भी फल है सब में पाया जाता है एक्सेप्शन ग्रेप्स। इसीलिए ग्रेप शुगर ग्लूकोज को कहते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो ग्रेप्स में नहीं पाया जाता है। और फ्रक्टोज जो है वो मोनोमर है किसका? इनुलिन। याद रखिएगा, इनुलिन हमने लिखा है इनुलिन। इनुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है, जबकि इंसुलिन क्या है? अभी अभी पढ़े हैं। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो 51 अमाइनो एसिड को रखता है। नीट में 3-4 बार क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, इंसुलिन इनुलिन के ऊपर, तो याद रखिएगा। इसलिए एक एक कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए चलिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज, इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं और लेबुलोज भी कहते हैं। देखो ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज कहते हैं, क्यों? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जबकि फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? लेबुलोज कहते हैं, क्योंकि लीबो रोटेटरी होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये लाइट को लेफ्ट हैंड रोटेट करता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस देता है। अब ये स्वीटेस्ट शुगर होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये फाउंड इन ऑल फ्रूट्स, सारे फ्रूट में पाया जाता है। यहां एक्सेप्शन कौन सा हो गया बेटा? ग्रेप्स हो गया, नेक्टर हो गया, हनी हुआ, इस सब में फ्रक्टोज पाए जाते हैं। अब आपने पढ़ा होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। देखिए बेटा, बहुत जगह आप बाई पढ़ लेते हैं या बाई लिखाया जाता है, ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि देखिए फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन और 6 पोजीशन पर फॉस्फेट जुड़ रहा है, तो अगर एक ही कंपाउंड के अलग अलग पोजीशन पर सेम ग्रुप जुड़े तो 20 होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड के एक ही पोजीशन पर सेम ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं। अगर ऐसा रहता कि फ्रक्टोज 1,1 तब बाई फॉस्फेट होता है, लेकिन यहां क्या है? फ्रक्टोज 1,6 है, अलग अलग पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए 20 होगा। बाई लिखना गलत है, इसीलिए एनसीईआरटी ने 20 लिखा है। आप ग्लाइकोलाइसिस में देखिएगा तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेटिक पाथवे और रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए इंटरमीडिएट्स होता है। और आपको तो पता है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये डिटरमाइनिंग इंटरमीडिएट फॉर ग्लाइकोलाइसिस कहलाते हैं। क्या? डिटरमाइनिंग इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो एंजाइम होते हैं वो क्या है? वो पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहलाते हैं। समझ गए? अब आता है फ्रक्टोज जो है ये एबंडेंटली फाउंड इन द सीमेन। सर सीमेन क्या है? तो सीमेन एक फ्लूइड है जिसमें स्पर्म सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि स्पर्म तैरते हुए रहते हैं। वो सेमिनल वेसिकल्स रहता है ह्यूमन मेल में, प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, कॉपर्स ग्लैंड रहता है, ये गोनेड्स ग्लैंड है जो कि सिक्रीशन देता है किसको? सीमेन को। और उसमें स्पर्म क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। तो सेमिनल जो वेसिकल्स है बेटा वो फ्रक्टोज सिक्रीट करता है, और फ्रक्टोज क्या करता है? नरिशमेंट देता है किसको? स्पर्म को। यानी कि स्पर्म के न्यूट्रिशंस के लिए फ्रक्टोज कौन प्रोवाइड करते हैं? सेमिनल वेसिकल्स।
और वो कहाँ पर, तो वो सीमेन बनाते हैं। क्लियर? तो सीमेन कहिएगा एक लिक्विड पार्ट है, समझ गए। अब यहां पर आ गया कि ये एनर्जी देता है ना, तो स्पर्म एनर्जी। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि अगर फीमेल ट्रैक में अगर फ्रक्टोज पाया गया तो ये कंफर्म हो जाता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, और ये फॉरेंसिक लैब टेस्ट के लिए अगर फ्रक्टोज पाया गया, इसका मतलब रेप के लिए एकदम डोमिनेटिंग एविडेंस हो जाता है ये। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि अगर फ्रक्टोज पाया गया तो फ्रक्टोज ये फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। क्यों? क्योंकि उसके अलावा हमारे बॉडी में कहीं भी फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो इसीलिए द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन द फीमेल, है ना, जेनिटल ट्रैक कंफर्म्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। और दूसरा, फ्रक्टोज जो है ये मोनोमर है किसका? इनुलिन का। इनुलिन जिसको हम डालिया स्टार्च भी कहते हैं। क्लियर? ये इनुलिन जो है किडनी के फंक्शंस को मतलब चेक करने में यूज किया जाता है बेटा। तो ये इनुलिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन क्या है? हॉर्मोन्स है जो प्रोटीन के बने हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है? फ्रक्टोज है। देखिए, हर बार हम पूरे एग्जाम्पल के साथ जहां जहां जिस जिस चैप्टर में कंसेप्ट है उसको एक ही जगह आपको लिख के दे रहे हैं, जिसमें कहीं आपको दूसरा बार पढ़ने की जरूरत ना हो। चलिए जल्दी से लिखिए। देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? तो अभी तक हम लोगों ने ग्लूकोज वगैरह के बारे में, फ्रुक्टोज वगैरह के बारे में पढ़ लिया। अब एक और कंपाउंड है जिसका नाम क्या है बेटा? सेडोहेप्टुलोज। ये देखो, सेडोहेप्टुलोज जो है वो कीटोहेप्टोज है। क्या है बेटा? कीटोहेप्टोज है। अब कीटोहेप्टोज है, जैसे ही हेप्ट हो गया तो मतलब कितना हो गया बेटा? C7H14O7। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है ना? ये इंटरमीडिएट है। और ये इंटरमीडिएट कब बनता है? तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है कब? ड्यूरिंग रीजनरेशन ऑफ RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। कहाँ? C3 साइकिल में। यानी कि रीजनरेशन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में सेडोहेप्टुलोज बनता है। वहां पर सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट कंपाउंड बनते हैं। सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट ये कंपाउंड बनते हैं। यानी कि सेडोहेप्टुलोज वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग रीजनरेशन ऑफ RUBP इन C3 साइकिल। ओके, अब आता है डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स, है ना? डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स यानी कि वो मोनोसैकेराइड्स जिसमें कुछ ग्रुप ऐड करके एक नया कंपाउंड बनाने की कोशिश की गई, तो उसको हम डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। सबसे पहला है बेटा डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी, डीऑक्सी, डी मतलब डिक्रीज, मतलब एक ऑक्सीजन की कमी। तो 1 ऑक्सीजन लेस देन दैट पेरेंट मॉलिक्यूल्स। जो पेरेंट मॉलिक्यूल्स है उससे एक ऑक्सीजन लेस होगा पेरेंट्स मॉलिक्यूल से। जैसे डीऑक्सीराइबोज, याद रखिएगा डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O4। ये किससे बना है? पेरेंट मॉलिक्यूल कौन सा है? राइबोज, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। तो यहां देखिए गौर से, ये O5 है और ये क्या है? O4 है, एक ऑक्सीजन कम है ना, तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। और देखिए बेटा, अब ये डीऑक्सीराइबोज में भी अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है। तो कौन सा डीएनए में यूज होता है? तो बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज, यानी बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज फाउंड इन डीएनए। डीएनए में बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज होता है। यानी दूसरे पोजीशन से याद रखिए, ये है यहां से OH, ये क्या? H, ये H, ये H, ये H, ये OH, और ये H, और ये CS2OH। देखिए यहां पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा,
ये चौथा और ये पांचवा। सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन गायब है। तो यही क्या है, बीटा डीऑक्सीराइबोज, जो कहाँ पाया जाता है बेटा, डीएनए में पाया जाता है। क्लियर। अब आता है अमाइनो शुगर। अमाइनो शुगर मतलब NH2 ग्रुप कंटेनिंग। क्या होता है कि जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है OH ग्रुप को रिप्लेस करके अमाइनो ग्रुप जुड़ता है ना। तो वो जो अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग शुगर है वो भी तो एक तरह का डिराइव्ड शुगर है। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन मतलब ग्लूकोज में अमाइन जुड़ा, ग्लैक्टोसेमाइन मतलब ग्लैक्टोज में अमाइन जुड़ा, मतलब ग्लूकोज के OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्लेस करके अमाइन ग्रुप जोड़े, और एन एसिटाइल तो एसिटाइल ग्रुप भी जोड़ दिए तो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। लेकिन एकदम सिंपली याद रखिए कि अमाइनो ग्रुप NH2 कंटेनिंग होगा। एग्जाम्पल ग्लैक्टोसेमाइन, ग्लूकोसेमाइन। अब रहता कहाँ है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोसेमाइन, याद देखिए अभी हम फाउंड इन काइटिन, काइटिन में ग्लूकोसेमाइन रहता है। ग्लैक्टोसेमाइन, ग्लैक्टोसेमाइन कहाँ पर, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, याद रखिएगा बोन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। बोन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। क्लियर। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो ये ग्लैक्टोसेमाइन हो गया, याद रखेंगे ग्लैक्टोसेमाइन से बने रहते हैं। अब आता है शुगर एसिड। शुगर एसिड कहने का मतलब जिसमें OH COOH कंटेनिंग रहे। जैसे एग्जाम्पल यहां पर है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन C कहते हैं। शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन C के कमी से ब्लीडिंग, जितने भी आप देखोगे एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी, है ना, मैं पूरे जबड़े से खून आने लगता है, ब्लीड होने लगता है, तो उसको उसकी कमी होती है। जितने भी मतलब खट्टे वाले फ्रूट्स हैं वो सब में पाए जाते हैं विटामिन C। ठीक है। जितने भी सिट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स है तो सब के सब क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड कंटेनिंग फ्रूट्स है, तो वो खाइए। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। राइट। अब आइए दूसरा, तो इसमें एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है ग्लूकुरोनिक एसिड, याद रखिएगा ग्लूकुरोनिक एसिड ये वन ऑफ द कंपोनेंट होता है किसका, हाइलुरोनिक एसिड का कंपोनेंट होता है। आपको बताए थे ना, हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है, यानी कि दो बोन के बीच के जो फ्लूइड रहते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है। कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट है ना, कार्बोहाइड्रेट जो बोन में पाया जाता है उसका भी कंपोनेंट रहता है। यानी कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट में क्या क्या रहता है, ग्लैक्टोसेमाइन भी रहता है और ग्लूकुरोनिक एसिड भी रहता है। क्लियर। अब आता है शुगर अल्कोहल, यानी पॉली, देखिए पॉलीओल्स मतलब एक से ज्यादा अल्कोहल OL लगते हैं। तो कहता है प्रोड्यूस बाय रिडक्शन ऑफ एल्डोजेस और कीटोजेस, यानी कि एल्डोज और कीटोज शुगर के रिडक्शन से बनता है। अब इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस कौन, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल याद रखिए, ग्लिसरोज से क्या बना, ग्लिसरॉल, है ना। ग्लिसरोज से क्या बना, ग्लिसरॉल, याद रखना है, समझ गए। ग्लिसरोज, ग्लिसरोज का क्या लिखते हैं, CHOH और यहां लिखते हैं CH2OH। ठीक है। ये जो है ग्लिसरोज है, ये क्या है बेटा, ग्लिसरोज है। और इससे बनता है क्या, C2OH, COHH और ये CH2OH। ये क्या हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल, है ना, आया दिमाग में। तो ये ग्लिसरोज से क्या बना, ग्लिसरॉल। उसी तरह से मैनोज से मैनिटॉल बनता है, और मैनिटॉल ये कहां पाया जाता है, स्टोरेज अल्कोहल। यहां देखो क्या है, स्टोरेज अल्कोहल इन सम फ्रूट्स एंड ब्राउन अलगी, कुछ फ्रूट्स और ब्राउन अलगी में पाया जाता है।
आया दिमाग में? फ्रूट्स और बनाना मॉलिक्यूल में पाया जाने वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज अल्कोहल, जिसका नाम क्या है? मैनिटॉल। ठीक है, अब मैनिटॉल ये आप कहाँ पर दिया होगा? एनसीईआरटी पेज नंबर 33। तो ये कंसेप्ट आपको इस तरह से दे रहे हैं कि एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का अगर रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत कुछ आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बेटा, फिर हम देखने जा रहे हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगो का मतलब फ्यू होता है, ये सब तो पहले ही हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ओलिगो का मतलब फ्यू, यानी कि कुछ यूनिट से बने रहते हैं। कितने यूनिट? 2 to 10 यूनिट रहते हैं। अगर डाइसैकेराइड्स की माने तो इसमें 2 यूनिट रहते हैं। अगर ट्राइसैकेराइड्स की माने तो इसमें 3 यूनिट्स रहते हैं। और 3 यूनिट मतलब आपको याद होगा, हमने बताया था रैफिनोज। याद रखिएगा, रैफिनोज में ग्लूकोज भी रहता है। ठीक है, प्लस याद रखिएगा सुक्रोज भी रहता है, सॉरी ग्लूकोज रहता है, फ्रक्टोज रहता है और ग्लैक्टोज रहता है। 3 यूनिट रहते हैं रैफिनोज में। ट्राइसैकेराइड उसी तरह से, टेट्रासैकेराइड 4 यूनिट रहते हैं। तो लेकिन मेनली हमको फोकस करना है डाइसैकेराइड्स पे। क्लियर? अब डाइसैकेराइड्स में यहां जैसे ही डाइसैकेराइड की बात आती है तो CnH2ON N-1, ये जो 1 है ये मतलब एक H2O रिमूव्ड होता है। 1 H2O मॉलिक्यूल रिमूव्ड होगा, याद रखिएगा, इसीलिए यहां 1 लिखते हैं। क्योंकि जब 2 यूनिट आपस में जुड़ेंगे तो एक वाटर रिलीज होगा। क्लियर? अब एक वाटर रिलीज होगा, याद रखिएगा, 2 यूनिट आपस में जुड़ेंगे तो एक वाटर रिलीज होगा। अब एक वाटर रिलीज होगा तो इसीलिए अब यहां C1 ग्लाइकोसिडिक, मतलब 2 यूनिट का कार्बन फर्स्ट और कार्बन फर्स्ट मतलब 2 यूनिट है। C1 ग्लाइकोसिडिक मतलब एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज आपस में मिल रहे हैं, लेकिन किस कार्बन पर बॉन्ड बन रहा है? तो C1 फर्स्ट कार्बन पे बन रहा है। एग्जाम्पल एक ट्रेहलोज, ये ट्रेहलोज है। हीमोलिम्फ आपने पढ़ा होगा बेटा, हीमोलिम्फ मतलब क्या? इंसेक्ट के ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, उसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, ट्रेहलोज। फिर आता है अगर C1-C2 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक हो, किसमें पाया जाता है? सुक्रोज में। ठीक है, C1-C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो, किसमें? लैक्टोज, माल्टोज, सेलोबायोज। और C1-C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आइसोमाल्टोज। मतलब 4 तरह के लिंकेज आपको मिलेगा। C1 के बीच में 2 है तो पहला कार्बन इसका, पहला कार्बन इसका, या पहला कार्बन इसका, चौथा कार्बन इसका, या पहला कार्बन इसका, छठा कार्बन इसका। समझ गए? या पहला कार्बन इसका, दूसरा कार्बन इसका। तो इसका एग्जाम्पल एक एक दिए हुए हैं। अब जो आपको बायोलॉजी में तो इसके स्ट्रक्चर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, अब यहां देखिए सुक्रोज जो है वो किससे मिलके बना है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर? ये सब तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, अल्फा कैसे होते हैं, बीटा कैसे होते हैं। अब इसमें लिंकेज देखिए, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यहां पर देखिए सुक्रोज में C1-C2 लिंकेज है, यानी कि C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो ये देखिए हमने यहां पर ये जो है ग्लूकोज का है, अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। लिंकेज देखिए 1-2 लिंकेज है, ये 1-2 लिंकेज है, यही तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्लियर? समझ गए? अब यहां पर पायनोज रिंग है और ये क्या है? फेनोज रिंग है। हाँ, ये जो है प्लेन, ठीक है, ये रोटेटेड किया गया प्लेन है, याद रखिएगा हमेशा, है ना। अब सुक्रोज जो है इसको हम और भी नाम से जानते हैं, बीट शुगर, केन शुगर, टेबल शुगर, कॉमर्शियल शुगर, हाउस होल्ड शुगर और इनवर्ट शुगर। अब आया सर इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं? तो ये देखिए क्या होता है बेटा,
कि जब हम सुक्रोज को जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर के साथ, तो आपको भी बताए हैं कि इसका जो है ये सुक्रोज वैसे होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी प्लेन प्लोराइड लाइट को वो क्या करता है बेटा? बेंड करता है। एंगल दिया हुआ है प्लस 66.5 डिग्री। लेकिन हाइड्रोलाइसिस होने के बाद इन्वर्टेज या सुक्रेज एंजाइम, ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो कंपोनेंट मिलते हैं। अभी सुक्रोज जो था वो क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन जैसे ही ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ तो या ब्रेक डाउन हुआ तो ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी होता है। ग्लूकोज प्लस 52.5 डिग्री होता है, जबकि लीवो जो होता है वो माइनस 92.4 डिग्री होता है। ये जो है ये आपके एनसीईआरटी बायो केमिस्ट्री में है, इसीलिए हमने यहां लिखा है। हमने पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब लगभग पूरा पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत रिएक्शंस जो केमिस्ट्री के होंगे वो आप याद कीजिएगा, लेकिन पूरा जो बेस है वो यही कंप्लीट हो जाएगा आपका। बहुत जगह आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां रखिए कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, जबकि फ्रक्टोज क्या होता है? लीवो रोटेटरी होता है। इन्वर्ट हो गया, क्लियर? और आपको पता है कि फ्रक्टोज को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? लेबुलोज कहते हैं, इसी के कारण। तो यहां इन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्ट शुगर। क्लियर? आया दिमाग में? अब ये पाया कहां जाता है बेटा? तो नेक्टर ऑफ फ्लावर्स में सुक्रोज है ना, पर्टिकुलरली रिच अमाउंट में पाया जाता है। अब प्लांट में ग्लूकोज तो बनते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट के लास्ट बीट में भी हम देखेंगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसीलिए हम कभी भी चर्चा नहीं किए। एकदम पूरा पॉलीसैकेराइड तक पढ़ने के बाद रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखेंगे। अब यहां देखिए कि नेक्टर ऑफ फ्लावर में तो पाया जाता है। प्लांट में जो फूड होता है, फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। वो किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। समझ गए? फ्लोएम के थ्रू सुक्रोज के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। क्लियर? अब आता है इसका यूज होता है 10% सुक्रोज सॉल्यूशन एलॉन्ग विथ बोरिक एसिड वगैरह। बोरिक एसिड के साथ 10% ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन यूज्ड इन पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये दिया हुआ है। तो आप देखिए आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, और चूंकि रिपीटर के लिए ये लेक्चर डाल रहा हूं तो आपको मतलब एक ही कार्बोहाइड्रेट में सारा कुछ मिल जाए। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट का रिवीजन कर लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बन जाए। मतलब एक कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाए, समझ गए? क्योंकि रिपीटर का मतलब ही होता है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपने एक बार ठोकर खाया हुआ है। 11th के बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आती है। समझ में कब आती है? जब ठोकर खाते हैं तब। समझ गए? तो यहां आपको दिमाग में रखना है कि ये जो है सुक्रोज, ये सुक्रोज सॉल्यूशन 10% सुक्रोज सॉल्यूशन along with बोरिक एसिड, ये यूज्ड इन पोलन जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन में यूज किया जाता है। क्लियर? इतनी बातें सुक्रोज के बारे में आपको जानकारी रखनी है। फिर आता है उसी तरह से माल्टोज, इसको हम माल्ट शुगर कहते हैं। ये जर्मिनेटिंग सीड्स एंड माल्टेड ग्रेन ऑफ बार्ली में पाया जाता है। अब यहां देखिए लिंकेज। अब माल्टोज देखिए आप, हमने क्या लिखा है? माल्टोज। माल्टोज में क्या है बेटा? C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक है। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज है और अल्फा डी ग्लूकोज है, यानी कि दोनों यूनिट ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, और एक अल्फा डी ग्लूकोज है, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज है। इसमें क्या था? गौर से देखिए, इसमें ये जो था अल्फा डी ग्लूकोज था और वो जो था वो बीटा डी फ्रक्टोज था। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। लिंकेज कितना था? 1-2। इसमें लिंकेज क्या है? 1-4। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में यहां देखिए यही लिंकेज क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है।
ये बनाना तो आपको आराम से हम सिखाएं, कितना आसान है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 1 और 4 में यहां से भी वाटर रिलीज होता है तभी बनता है, यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तभी ये बनेगा। फिर उसी तरह से लैक्टोज, लैक्टोज जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, क्या बोलते हैं बेटा, मिल्क शुगर। अब लैक्टोज में भी वो लिंकेज कितना है, वही है 1,4 लिंकेज है, लैक्टोज में भी लिंकेज 1,4 ही है, लेकिन यहां पर ये जो एक कंपोनेंट है वो बीटा डी ग्लैक्टोज है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है। तो इसीलिए लिंकेज यहां पर क्या हो गया, बीटा 1,4 लिंकेज हो गया। क्या हो गया, बीटा 1,4 लिंकेज। क्लियर। तो यहां देखिए ये जो आप देख रहे हो यहां, इसमें भी क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड होता ही होता है। क्लियर। तो यहां देखो ये बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज लिंकेज हुआ, 1,4 लिंकेज हुआ, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल, ये ग्लैक्टोज ये ग्लूकोज। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में कंडेंस होगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। क्लियर। तो ये सारे के सारे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में थे। हमने आपको बताया था कि ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्रा वगैरह सब आपको बताए हुए हैं, लेकिन ट्राइसैकेराइड एक बार क्वेश्चन आया था, रैफिनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज 3 यूनिट रहते हैं। उसी तरह से स्टैचियोज है ना, टेट्रासैकेराइड, समझ गया, पेंटासैकेराइड, ये सारे होते हैं, लेकिन आपको इतना पर्याप्त है। केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट दोनों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस केमिस्ट्री वाले हम छोड़ दिए हैं, बाद बाकी सब बता दिए हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्लियर, समझ गए। चलिए इसको लिखिए। देखो बेटा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब मेनी, सैकेराइड्स मतलब सुगर्स, यानी कि जो बहुत सारे सुगर से या जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड के कलेक्शन से बना हो, यानी कि जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, किस बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पॉलीमेराइजेशन। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर्स। क्लियर। तो यहां पर पॉलीमेराइजेशंस में मोनोमर कौन है, मोनोसैकेराइड्स, इसीलिए प्रोडक्ट को क्या कहा गया, पॉलीसैकेराइड्स। देखिए बेटा, तो पॉलीसैकेराइड्स ग्लाइकेन भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ये कितना कंटेन करता है बेटा, 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से ज्यादा, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से ज्यादा। और ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है बेटा, पॉलीमेराइजेशन। मतलब ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, ये चौथा यूनिट है, ये पांचवा है, डॉट 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 डॉट। इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलीमेराइजेशन। और इसके बीच में जो बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। क्लियर। अब आता है कि ये लॉन्ग चेन होते ही हैं, साथ ही ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे ये सब के बारे में। अब इसका जो राइट एंड होगा, राइट एंड होगा वो कैसा होगा, रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट एंड होगा वो होगा नॉन रिड्यूसिंग एंड। याद रखिएगा, राइट हैंड रिड्यूसिंग और लेफ्ट हैंड नॉन रिड्यूसिंग। अब पॉलीसैकेराइड्स को बांटा गया दो मतलब पैरामीटर के बेसिस पर, एक कंपोजिशन के बेसिस पर। तो कंपोजिशंस के बेसिस पर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड्स और दूसरा क्या होता है बेटा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब ठीक है, ये कंपोजिशंस के बेसिस पर बांटा गया। कंपोजिशंस के बेसिस मतलब जो पॉलीमेराइजेशन हुआ है उसमें अगर मोनोमेरिक यूनिट, होमो मतलब सेम मोनोमेरिक यूनिट रहे, जैसे है ना ग्लूकैन, ये किसका है, तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि केवल ग्लूकोज इसमें रहेगा। जैसे फ्रुक्टेन, ये किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, यानी कि केवल फ्रक्टोज ही रहेगा यहां। तो
पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज से बना हुआ, यानी कि वैसा पॉलीमर जो जिसमें केवल ग्लूकोज ही हो, इसमें आ जाता है स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजेन आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है, ईटीसी। अब उसी तरह से जो फ्रुक्टोज से बना हुआ इनुलिन, जिसको हम डालिया स्टार्च कहते हैं, ठीक है, ये इसमें सिर्फ फ्रक्टोज रहता है। उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेसिस पर, तो फंक्शंस के बेसिस पर अगर हम देखें तो यहां देखिए बेटा, सबसे पहले स्टोरेज या न्यूट्रिएंट या डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, यानी जो हमें एनर्जी देता है, हमारे बॉडी में गया स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, इनुलिन है, वो हमारे बॉडी में क्या देता है, एनर्जी देता है। दूसरा आता है स्ट्रक्चरल और इनडाइजेस्टेबल। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर बनाने का काम में आता है, यानी कि वो कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में भागीदारी है, जैसे सेल वॉल के फॉर्मेशंस में, है ना। अब सेलुलोज, जितने भी प्लांट सेल है उसमें सेलुलोज रहता है, काइटिन, एक्सोस्केलेटन, हेमी सेलुलोज, ये सारे के सारे कंपोनेंट है जो क्या रहता है बेटा, एनर्जी तो नहीं देता है लेकिन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहलाता है। हाँ, हालांकि जो सेलुलोज है हम लोगों में डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है हम लोगों में कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है। लेकिन सेलुलोज का डाइजेशन कहाँ होता है बेटा, कैटल्स में, और वो भी बैक्टीरिया मेथेनोजेंस करता है। द गट ऑफ कैटल्स मेथेनोजेंस, वो आर्की बैक्टीरिया है, क्लियर, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। हम लोगों में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। हाँ, लेकिन हम लोगों में सेलुलोज रफेज की तरह एक्ट करता है। रफेज मतलब अगर हम लोग सेलुलोज या को खाते हैं, मतलब फाइबर्स को ज़्यादा लेते हैं, तो कंस्टिपेशन वगैरह नहीं होता है, समझ गए, यानी कि गट का प्रॉपर रेगुलेशंस होता रहता है। अब आता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। अब जैसे ही बात करते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड बेटा ये जो है लुब्रिकेटिंग्स का काम करता है बेटा, है ना, मॉइस्ट रखता है सरफेस को, ये सब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ना। जैसे भिंडी वगैरह को जो आप तोड़ते हो तो लस्सा जैसे, है ना, चिपचिपा जैसे जो दिखता है वो क्या है, म्यूकस है। नेसल कैविटी के सिक्रीशन जो है वो क्या है, म्यूकस है। तो उसमें दो पार्ट आते हैं, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और एक म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोपॉलीसैकेराइड जैसे जीएजी, है ना, याद रखिएगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड को हम क्या बोलते हैं, जीएजी भी बोलते हैं। ग्लाइको, है ना, ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेन, ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेन। इसमें एग्जाम्पल जो आता है आपका, याद रखिएगा, है ना, हाइलुरोनिक एसिड, हिपेरीन, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, और म्यूकोप्रोटीन मतलब म्यूकस स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इसके बाद नेसल कैविटी में, वेजिना में, जहां भी म्यूकस रहेगा वो म्यूकोप्रोटीन है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का तो पता ही है आपको, अगर अगर, ठीक है, पैक्टीन, ठीक है, इसमें एक से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट रहते हैं, एक से ज्यादा तरह के मोनोमेरिक यूनिट रहते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में हम पॉलीसैकेराइड के बारे में, और पॉलीसैकेराइड मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन कितने तरह के, दो तरह के। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कितने तरह के, तीन तरह के। जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो जो कंपोनेंट है, इस सारे कंपोनेंट का एग्जांपल भी हम लोग देख रहे हैं और एक एक करके देखेंगे। होमोपॉलीसैकेराइड्स में, होमोपॉलीसैकेराइड में जैसा है कि होमो मतलब क्या, सिमिलर मोनोमेरिक यूनिट रहेगा, यानी कि सिमिलर मोनोसैकेराइड से मिलकर बना रहेगा। और इसका एग्जांपल पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। अब ग्लूकोज में भी हम लोग जानते हैं अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का क्या पॉलीमर बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर, याद रखिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर जो होता है वो कौन होता है, तो स्टार्च, ठीक है, समझ गए, स्टार्च। और दूसरा क्या, स्टार्च का ही दूसरा नाम क्या है, एमाइलम, याद रखिएगा, स्टार्च का दूसरा नाम क्या है बेटा, एमाइलम। क्यों एमाइलम कहते हैं, क्योंकि दो कंपोनेंट से बना रहता है, एमाइलोज,
एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज और यहां दिया हुआ है एमाइलोपेक्टिन, दो कंपोनेंट है। एमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल रहता है, एमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। एमाइलोज जो है वो 20% कंपोनेंट है, जबकि एमाइलोपेक्टिन कितना बेटा 80% है, ये 80% कंपोनेंट है, 80% ऑफ टोटल, और ये 20% ऑफ टोटल। मतलब कोई स्टार्च है तो स्टार्च में जो पार्ट्स होगा वो 20% एमाइलोज का और 80% एमाइलोपेक्टिन का। अब इसमें अगर हम लिंकेज की बात करें तो इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, क्या अल्फा 1,4, और इसमें लिंकेज की बात करें तो अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज। कहने का मतलब यहां देखिए ये क्या है, अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड पार्ट रहते हैं, और ये कौन सा पार्ट रहता है बेटा, ब्रांच्ड पार्ट रहता है। क्लियर। और जैसे ही स्टार्च को, याद रखना, जैसे ही हम स्टार्च को क्या करते हैं, आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं स्टार्च को, तो कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, जबकि सेलुलोज ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है। अब आता है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन भी किसका पॉलीमर है, वही अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये अमाइलोपेक्टिन की तरह ही सिमिलर स्ट्रक्चर है लगभग, लेकिन डिफरेंट क्या रहता है, हैविंग शॉर्ट चेन, छोटे छोटे चेन रहते हैं, लेकिन मोर ब्रांच रहते हैं। और आपको पता है कि ग्लाइकोजेन का दूसरा नाम क्या है, एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजेन को हम क्या होते हैं, एनिमल स्टार्च। स्टार्च जो है वो स्टोर फूड इन प्लांट है, ग्लाइकोजेन स्टोर्ड फूड इन एनिमल है। स्टार्च स्टोर फूड इन प्लांट है, ग्लाइकोजेन स्टोर फूड इन एनिमल है। अब इसी क्रम में आता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, सेमी, याद रखिएगा, सेमी अमाइलोपेक्टिन। सेमी अमाइलोपेक्टिन, सेमी अमाइलोपेक्टिन कहने का सीधा मतलब ये सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर, यानी कि ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है किसके किसके बीच का, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन। समझ गए, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर एक दूसरे से सिमिलर है, तो उस दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। समझ गए, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। यहां भी लिंकेज वही होगा, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज, जैसा कि ग्लाइकोजेन में होता है वैसा ही लिंकेज होगा। ये पाया कहां जाता है बेटा, रोडोफाइसी, याद रखिए, ये प्लांट किंगडम में आपको मिलेगा। रोडोफाइसी रेड अलगी, रोडोफाइसी रेड अलगी, हमने बार बार बोला है, एक कार्बोहाइड्रेट मतलब बहुत कार्बोहाइड्रेट जगह जगह जहां जहां अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सब टॉपिक में दिए हुए हैं, उसको भी हम एक जगह ला दिए हैं कि एक बार कार्बोहाइड्रेट रिवीजन करें तो बहुत सारे कंसेप्ट एक बार में रिवाइज हो जाए आपको। तो फाउंड इन रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी। फिर उसी तरह से आता है, ये तो अल्फा डी ग्लूकोज के हो गए, अब उसी तरह से आता है बेटा बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज लैमिनेरिन, ये भी आपको प्लांट किंगडम में ही मिलेगा। फाउंड इन फियोफाइसी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी, ठीक है, ब्राउन अलगी, याद रखिएगा। ये बीटा 1,3 और बीटा 1,6 लिंकेज पाया जाता है। लिंकेज इस दोनों का नाम भी याद रहे तो काम चलेगा, लेकिन याद रखिएगा लैमिनेरिन ये एक स्टोर फूड है फियोफाइसी में, ये फ्लोरिडियन स्टार्च एक स्टोर फूड है किसमें, याद रखिएगा, ये रेड अलगी में, रोडोफाइसी में। ठीक है, तो ये भी लिंकेज क्या, बीटा 1,3 एंड बीटा 1,6 मतलब बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब सेलुलोज किसका पॉलीमर है, ये भी बीटा 1,4 लिंकेज है, मतलब किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये सेलुलोज में पाया जाता है। अब आता है बेटा काइटिन, फंगस सेलुलोज जिसको बोलते हैं, ये पॉलीमर है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, याद करिए ये डिराइव्ड ग्लूकोज है, डिराइव्ड ग्लूकोज है, यानी कि देखो ग्लूकोज अमाइन मतलब ग्लूकोज प्लस अमाइन और प्लस एसिटाइल। क्लियर, तो ये डिराइव्ड ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होता है तो काइटिन बनाता है। लिंकेज याद रखिए यहां पर बी बीटा
1,4 लिंकेज, मतलब बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर कौन कौन है? लेमिनेरिन, सेलुलोज, काइटिन। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर कौन कौन है? स्टार्च, फिर ग्लाइकोजेन, फ्लोरोडियन स्टार्च। क्लियर? ये सारे कंपोनेंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब एक बचता है, कौन सा? इनुलिन। इनुलिन, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ही इनुलिन, तो ये क्या है? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। और कौन सा? बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, याद रखिएगा, ये आप एकदम नोट करके। और इनुलिन यूज टू डिटरमाइन द रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल, या यूज टू डिटरमाइन से अच्छा टेस्ट, यूज टू टेस्ट द रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल GFR। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब किडनी का रेगुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। सही ढंग से किडनी हमारा प्रॉपर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहा है कि नहीं, यानी कि किडनी के टेस्ट से रिलेटेड वाले टेस्ट में इसका यूज किया जाता है। समझ गए? तो ये सारे के सारे होमो पॉलीसैकेराइड्स थे, और उसके क्या क्या मतलब फंक्शंस है और क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, इसके बारे में जाने। देखो बेटा, हमने एक ही जगह बहुत सारी चीज़ों को लिखा है, यानी कि पॉलीसैकेराइड पढ़ रहे हैं तो इसका जहाँ जहाँ हर चैप्टर में यूज है उसको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने एक ही जगह लाया है। कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट मतलब, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट मतलब एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। लिखिए बेटा इसको। ये तो होमोपॉलीसैकेराइड हो गया। हेट्रोपॉलीसैकेराइड, अब हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में भी वो सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे जो अलग अलग चैप्टर में है, लेकिन वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स ही हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं बेटा, हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहते किसको है? तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि वो पॉलीमर हो लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट हो, यानी कि डिफरेंट तरह के मोनोमेरिक यूनिट होने वाले सैकेराइड को हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल आया है हेमीसेलुलोज। ये सेल वॉल में पाया जाता है और ये क्या कंटेन करता है बेटा? जाइलेन। जाइलेन मतलब पॉलीमर ऑफ जाइलोज। मैनिन मतलब पॉलीमर ऑफ मैनोज, है ना। अर्बिनोग्लैक्टेन्स यानी कि अर्बिनोज और ग्लैक्टोज का पॉलीमर्स। एंड ग्लूकोमैनिन मतलब ग्लूकोज और मैनोज का पॉलीमर्स। अब आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हेमीसेलुलोज होता है ये, ठीक है। अब ये याद रखे या ना याद रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेमीसेलुलोज क्या होता है उस कंसेप्ट में आपको कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा। अब हेमीसेलुलोज जैसा कि हमने बताया है कि सेल वॉल में रहता है, तो ये एनसीईआरटी में 2 लाइन दिया हुआ है कि सेल वॉल ऑफ अलगी सेलुलोज ग्लैक्टेन मैनिन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सेल वॉल ऑफ अलगी में ये कंटेन होता है, जबकि प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन ये पाया जाता है। क्लियर? ये कंसेप्ट हुआ। अब आपके दिमाग में होगा सर पैक्टीन क्या होता है? तो ये देखिए, पैक्टीन भी एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है जिसमें आप कह सकते हो कि ये एसिडिक पॉलीसैकेराइड है। और ये जो है ये मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल एंड मिडल लेमेला, आपको पता है ना मिडल लेमेला किससे बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी कि सेल वॉल और मिडल लेमेला के बीच में जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या रहता है बेटा? पैक्टीन रहता है, वाटर सोल्यूबल होता है। और दूसरी बात है कि ये फॉर्म रहता है किससे? ग्लैक्टुरोनिक एसिड। याद कीजिए, ग्लैक्टुरोनिक एसिड, ठीक है। ये सब आप कहां पढ़े हैं? अभी ये सब आप पढ़े हैं डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स में।
ठीक है, एसिड शुगर्स में। फिर ग्लैक्टोज मिथाइलेटेड ग्लैक्टुरोनिक एसिड, ठीक है। ये कंपोनेंट याद रहे या ना याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पेक्टिन कहां पाया जाता है ये याद रहना चाहिए। और आपको ये भी कह दे कि जब फ्रूट पकते हैं तो फ्रूट पकने के समय में जो पेक्टिन लेयर है सेल वॉल में जो प्रेजेंट, वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि फूड पकने के समय में जो फूड पक जाता है और पका हुआ फूड आप जैसे ही छूते हो तो आराम से वो दबता है, तो किसके कारण, ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ पेक्टिन लेयर, है ना। पेक्टिन लेयर जगह जगह क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। अब आता है बेटा अगर, यहां देखिए, अगर ये जो कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जिस पर नीट ने हर बार क्वेश्चंस लगभग पूछ ही दिया है। अगर ये सी वीड्स से आते हैं, कहां से बेटा, सी वीड्स, यानी कि समंदर में जो बहुत सारे अलगी वगैरह रहते हैं उसको हम सी वीड्स कहते हैं, जो बिना काम का भी मतलब यूजुअली ग्रो हो जाता है, ठीक है। अब आता है, अगर वीड्स कहोगे तो वीड्स के उसको बोलते हैं जो मेन प्लांट के साथ साथ, ठीक है, ग्रो होने वाले छोटे छोटे प्लांट, उसको हम वीड्स कहते हैं, ठीक है, जो मेन प्लांट के न्यूट्रिशंस को ले लेता है। अब यहां पर सी में उसी तरह से बहुत सारे अलगी वगैरह रहते हैं, तो जनरली रेड अलगी, और रेड अलगी में याद रखिएगा जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये रेड अलगी है और ये ऑब्टेन करने में मदद करता है अगर को। और ये अगर यूज किया जाता है माइक्रोब्स के ग्रो करने में, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। अब माइक्रोब्स का ग्रो, जैसे टिश्यू कल्चर वगैरह आप पढ़ेंगे तो टिश्यू कल्चर में, इन विट्रो कल्चर में माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह के ग्रो करने में अगर का यूज होता है। ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्यों है, क्योंकि ये पॉलीमर होता है ग्लैक्टोज का, ठीक है, और ग्लैक्टोज में कैसा, ग्लैक्टोज सल्फेट, मतलब सल्फेट जुड़ा रहेगा ग्लैक्टोज के साथ, एंड ग्लूकोज आ गया ना कंपोनेंट, अलग अलग मोनोसेकेराइड्स आ गए। फिर एक और टर्म आएगा जो बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे, एग्रोज, है ना, एग्रोज। ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे ये एग्रोज, ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, है ना, यानी कि अलगी से ये भी ऑब्टेन किया जाता है। और यूज एज मैट्रिक्स मतलब जेल कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट, कहां पर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मशीन है जिसमें डीएनए को हम सेपरेट करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, वो मशीन को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो उस मशीन में जो मैट्रिक्स या लिक्विड मटेरियल होता है वो क्या होता है, एग्रोज, क्या होता है वो, एग्रोज। क्लियर। उसी तरह से एक और दिया हुआ है, और भी बहुत सारे मतलब वाटर होल्डिंग, मतलब वाटर को सोख के रखने वाला बहुत सारे कंपोनेंट है, एल्जीन, कैराजीन। तो यहां देखिए सर्टेन, अब यहां पर जैसे ही मरीन आ गया, मतलब क्या, ब्राउन अलगी और रेड अलगी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। देखो हाइड्रो मतलब वाटर और कोलाइडल सॉल्यूशन का एक टाइप होता है, ठीक है, यानी कि वो जो वाटर को होल्ड कर सके, वाटर को रख सके, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, कौन सा, एल्जीन मतलब ब्राउन अलगी, और कैराजीन मतलब रेड अलगी, ठीक है, व्हिच आर यूज्ड कॉमर्शियली, जो कॉमर्शियली यूज किया जाता है, ठीक है। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है तो बहुत सारे जगह ये यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके दिमाग में आ गया होगा, इसको अच्छे ढंग से आप देख लो, ठीक है। और ये देख लो कि ये जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी सेंटेंस है, वो नीट में कितने बार आ चुके हैं। अब देखो बेटा, अब जो है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ये बार बार ये कंसेप्ट के जो कंपोनेंट है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन, सल्फेट, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ये सारे कंसेप्ट आपको आते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहते हैं। आज के बाद वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा 100%। अब यहाँ देखिए कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को हम GAGs कहते हैं, यानी कि ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेन्स। ये जो है
ये कंटेन करता है, ये एक स्लाइमी सब्सटेंस होता है। कैसा होता है बेटा? स्लाइमी सब्सटेंस, मतलब लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। और वो एसिडिक होगा या अमाइनेटेड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, जो किससे बना है बेटा? फॉर्म्ड ग्लैक्टोज से, मैनोज से, बहुत सारे शुगर डेरिवेटिव्स रहते हैं उससे, और यूरोनिक एसिड से। ये मेजर कंपोनेंट है। तो इसको आप याद रखें ना रखें काम चलेगा, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, GAGS, है ना। ग्लाइकोस मतलब ग्लूकोज, अमाइनो ग्लाइकेन, तो ई को हटा के तो इसीलिए ए आ गया, है ना। तो ये याद रखिएगा, पहला ही जो वर्ड है उसी से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज आल्सो नोन एज, ऐसे करके। अब यहां देखिए कि इसमें एग्जाम्पल है कौन सा? हाइलुरोनिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। तीसरा एग्जाम्पल है हिपेरिन और कैराटिन सल्फेट। देखो कैराटिन प्रोटीन होता है, कैराटिन प्रोटीन होता है और कैराटिन कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। ये फाउंड इन कहां पाए जाते हैं बेटा? कनेक्टिव टिश्यूज, साइनोवियल फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर, है ना, आई में, कार्टिलेज, बोन और स्किन, ब्लड वेसल्स वॉल में कौन सा? कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। अब देखो जैसे हाइलुरोनिक एसिड ये फाउंड यहां पाया जाता है, इसका काम ही क्या है? लुब्रिकेट करना, यानी कि दो बोन के बीच में ये रहता है, यानी कि फ्रिक्शन को कम करता है। तो देखो सर्व्स एज लुब्रिकेंट्स, शॉक एब्जॉर्बर्स, यानी कि जो फ्रिक्शंस वगैरह होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। प्रमोट्स वुंड हीलिंग, मतलब वो घाव को भरने में मदद करता है, समझ गए। यानी आप एक बात दिमाग में रखिए कि ये सारे कंपोनेंट जो है ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। दूसरी बात है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, कार्टिलेज बोन, जिसको हम बोन कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है। ये मेंटेन रखता है किसको? तो स्ट्रक्चर और शेप ऑफ टिश्यूज को मेंटेन रखेगा, है ना। अब आता है हिपेरिन। आपको भी पता है हिपेरिन एंटीकोगुलेंट, यानी कि ब्लड को जमने नहीं देता है। कहाँ पाया जाता है? ब्लड में, लंग्स में, लीवर में, किडनी में, स्प्लीन में। क्या काम है? एक्ट एज एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड को जमने नहीं दे, कोगुलेट नहीं होने दे। फिर है केराटिन सल्फेट, कार्टिलेज में पाया जाता है, कॉर्निया में, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज में, कार्टिलेज, कॉर्निया, कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट होता है इसी के कारण होता है, तो कीप कॉर्निया ट्रांसपेरेंट। अब एक और बात है जो हमने अलग से लिख दिया है आपको, ये नोट करके, और ये कंसेप्ट आपको खूब पूछा जाता है कि जो स्पर्म है और ओवम है, यानी आप जब देखते हो कि ये जो स्पर्म इस तरह का, ये स्पर्म है और ये ओवम है, ठीक है, इसके चारों ओर जो रहता है, चारों ओर हाइलुरोनिक एसिड रहता है, H एसिड रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक्रोसोम्स रहता है, यहाँ पर एंजाइम रहता है। यहाँ क्या रहता है बेटा? एंजाइम। ये एंजाइम यहाँ एक्ट करता है और तब ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहीं पर दिमाग में रखना है कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स हाइलुरोनिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम रहता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम व्हिच डिग्रेड या डाइजेस्ट क्या? हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड कहने का मतलब ये हाइलुरोनिक एसिड ये रहते हैं पूरा चारों ओर। इसको क्या करता है? ओवम के जो अराउंड है उस पर एक्ट करता है, तोड़ता है, और तब स्पर्म इसके अंदर जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एंड अलाउ इफेक्टिव पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओवम। ये क्या था बेटा? ये आपको म्यूकोपॉलीसेकेराइड था। तो देखिए एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है और ये कंसेप्ट कहाँ है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन जहां पढ़ते हैं तब। लेकिन उस कंसेप्ट को भी हम यहीं आपको ला दिए हैं, क्योंकि एक ही साथ सब समाप्त, ठीक है, एक ही साथ सब समाप्त। याद रखिए, क्योंकि आप रिपीटर के बच्चे हैं। जब आप एक रिवीजन करते हो तो आपकी आदत रहनी चाहिए कि एक साथ बहुत कुछ सोचने की। क्लियर? आया दिमाग में कुछ प्रॉब्लम? अब यहां देखिए, अब हम लोग इसका लास्ट कार्बोहाइड्रेट का देख रहे हैं। कौन सा? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। पहले इसको लिखिए। देखो बेटा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का सीधा मतलब होता है जो शुगर रिडक्शन करता है उसको रिड्यूसिंग, और जो रिडक्शन ना करता है उसको नॉन रिड्यूसिंग।
मतलब कि जब हम शुगर का टेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हम केमिकल लेते हैं, तो उस केमिकल के अंदर कॉपर रहता है। मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो होता है वो फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस या रिएजेंट हम लेते हैं, उसके पास कॉपर रहता है। और कॉपर किस फॉर्म में रहता है बेटा? क्यूपरिक आयन के फॉर्म में रहता है, यानी कि 2+ के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? Cu2+ के फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही शुगर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि हम फेलिंग्स रिएजेंट लें या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिए, इसमें क्या है? कॉपर कैसे रहते हैं? Cu2+ के फॉर्म में रहते हैं। और जैसे ही शुगर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Cu+ आ गया, मतलब क्या? ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया, मतलब रिडक्शन हुआ ना। तो जो शुगर ये करवा पाता है उसको हम रिड्यूसिंग कहते हैं, और जो नहीं करवाता है उसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो देख लीजिए हम डिफरेंस लिखे हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है रिड्यूसिंग शुगर का। तो रिड्यूसिंग शुगर के पास कार्बोहाइड्रेट जो रहेंगे उसके पास फ्री एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन फर्स्ट पर रहता है, तो फ्री एल्डिहाइड एट C1 और फ्री कीटोन एट C2। इसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन नहीं रहता है, ये यूटिलाइज्ड हो जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। जैसे आपने पढ़ा होगा सुक्रोज, तो सुक्रोज जो बनते हैं तो ग्लूकोज का C1 पर जो एल्डिहाइड रहता है और फ्रक्टोज का C2 पर जो कीटोन रहता है, उस दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो इसीलिए यहां पर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन नहीं पाया जाता है, जबकि रिड्यूसिंग शुगर में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन पाया जाता है। इसीलिए कैन रिड्यूस्ड, ये Cu2+ इंटू C+, मतलब क्यूपरिक को क्यूपरस में चेंज किया, इक से अस हो रहा, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यहां 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लूज था, यहां 1+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब कहीं से तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रक्रिया को हम रिडक्शन कहते हैं, इसलिए रिड्यूसिंग। ये ऐसा कुछ नहीं करता है। फिर ये शुगर जो है ये रिड्यूस करता है, अभी हम बताए थे, क्यूपरिक आयन ऑफ बेनेडिक्ट और फेलिंग्स सॉल्यूशन, है ना। ये शुगर को टेस्ट करने के लिए ये सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, जो क्यूपरिक आयन को चेंज कर देता है किसमें? क्यूपरस में, आयन में, यानी कि रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। यानी कि जहां रेड, जो शुगर के टेस्ट में रेड प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि ब्लू से रेड बनता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर है। और जिसमें नहीं बनता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हाँ, रेड के अलावा कभी कभी येलो, पिंक वगैरह भी बनता है, वो अमाउंट ऑफ शुगर पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो रिड्यूसिंग होगा, नहीं होगा तो रिड्यूसिंग नहीं होगा। तो इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं होता है, तो डू नॉट रिड्यूस। प्लस अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन है तो म्यूटा रोटेशंस करता है ना। लेकिन जिसमें नहीं है वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा। तो देखिए, शो म्यूटा रोटेशन, एग्जांपल इसका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसका डू नॉट शो म्यूटा रोटेशंस। इसमें सुक्रोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया। एक बात पॉइंट करके लिख लीजिएगा दिमाग में, ऑल मोनोसैकेराइड्स, सभी मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट डाइसैकेराइड्स, जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। लेकिन एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, सुक्रोज और सुक्रोज के अलावा ट्रेहलोज, सुक्रोज और ट्रेहलोज है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है। फिर ऑल पॉलीसैकेराइड्स वो जो हैं वो नॉन रिड्यूसिंग है, याद रखिएगा। यानी जितने भी मोनोसैकेराइड्स है रिड्यूसिंग होगा, जितने भी ऑलमोस्ट डाइसैकेराइड है वो रिड्यूसिंग होगा। लेकिन एक्सेप्शन कौन सा? सुक्रोज और ट्रेहलोज। सुक्रोज और ट्रेहलोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। और जितने भी पॉलीसैकेराइड है वो भी क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो ये था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, इसको अच्छे से लिखिए बेटा।
तो देखो बेटा, हमने एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर डाला है, लेकिन ये कंप्लीट केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पूरी बायोलॉजी में जहां जहां है उसको एक जगह लाए हैं। तो पूरी कार्बोहाइड्रेट विद पूरी बायोलॉजी, मतलब एक साथ सब समाप्त वाला कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि नीट का एग्जाम में अब ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से काम नहीं चलता है, पूरा आपको याद रहेगा, एक साथ कंप्लीट नॉलेज, तभी आपको 360 में 360 आएगा। समझ में आया? तो हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए, और कामयाबी तो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।